सो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो भी आपका मेन पेपर था इसमें प्रिलिमिनरी नहीं रहता। तो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया हुआ था, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिए। तो ये लेक्चर में आपको 3 डिवाइडेशन में लूँगी। फर्स्ट आपको आफ्टर एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद में आपको कौन से स्टडी मटेरियल पर फोकस देना है। देन हम लोग देखेंगे कि आपको सॉफ्ट स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ पूछा जाएगा या आपको किसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंटरव्यू बेसिस का पूरा चैप्टर मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, पहला पेपर था आपका सीआरपीसी के ऊपर पे और दूसरा था आपका आईपीसी के ऊपर पे। तो फर्स्ट पेपर में 2 ही पार्ट थे, वन इज सीआरपीसी एंड सेकेंड इज एविडेंस एक्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट, आपने पेपर कैसे लिखा है ये आपको पता होगा, बट ऐसे लोग हैं कि जो स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ था इन एग्ज़ाम में वो बहुत कम था। बट हम लोग ऐसा जज नहीं कर सकते कि स्टूडेंट कम थे इसीलिए मार्क का कट ऑफ कम लगेगा। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे कि बाकी के प्लेस पे नहीं थे, बट बाकी के प्लेस में बहुत ज़्यादा थे। एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ की तरफ से हम लोग डिवाइडेशन बहुत सेंटर थे, इसीलिए आपको पता होगा कि कौन से सेंटर पे स्टूडेंट कम थे या नहीं। ये हमारा थिंकिंग पावर नहीं है कि कम थे या ज़्यादा थे, हमारे हाथ में जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले पेपर में आपने 2 एक्ट लिखे हैं, दूसरे पेपर में आपको इंडियन पिनल कोड था और उसके बाद में माइनर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थे, 15 to 16 सब्जेक्ट थे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग इंटरव्यू में किस सब्जेक्ट पे ऊपर ध्यान देना है ये हम लोग आज के लेक्चर में देखना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी। जब आप आईपीसी पढ़ते हो तभी आपको ध्यान में देना होगा कि ये ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर जो भी ऑफेंसेस है, जो भी क्राइम है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़्यादातर ट्राइबल बाय दी मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस के ऊपर पे ज़्यादा वर्कआउट करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको सीआरपीसी इतना माइनरली स्टडी करना है, देन आपको एविडेंस एक्ट पढ़ने की ज़रूरत है, देन आपको आईपीसी। ये तीनों एक्ट आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ नथिंग बट ये एक क्रिमिनल लॉ का बहुत बड़ा फेज है। तो आपको ये तीनों लॉ इतने अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए ताकि आप प्रोसेस भी बता सको और आंसर भी दे सको। ये हो गए आपके मेजर पार्ट। बाकी के लोगों का कहना है कि मैम हमने तो पेपर ही कवर अप नहीं कर पाए, मैम हमने तो ये क्वेश्चन छूट गया ये वो, बट आपने बाकी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। तो आई होप दैट एवरीवन कुड क्वालिफाई और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं है वो वेट करे ताकि रिजल्ट आए, बट जिन लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ तो मैं उन लोगों को सजेशन देना चाहूँगी, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू का फेज इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर करके काम कर रही हूँ और मैं वाइवाज लेती हूँ स्टूडेंट का, तो तब मुझे पता चलता है कि आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो मैं आपको बेटर वे बता सकती कि व्हाट प्रोसेस दे आर गोइंग टू बी अप्लाई। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट आपको एविडेंस, सीआरपीसी और आईपीसी तो पढ़ने हर एक माइनर एक्ट आपको नहीं देखना होगा, बट मेजर पार्ट जो भी है आपको वो देखने हैं। और मैं दूसरी बात आपको बता दूँ, मेजर पार्ट आप पढ़ने के बाद में आपके पास टाइम होगा तो माइनर एक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, देन आपके पास है अनादर एक्ट जो भी है एससीएसटी के ऊपर है, देन आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट है, आपके पास ऐसे बहुत सारे माइनर एक्ट है
जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में आपको वो हो गया। देन फॉरेस्ट एक्ट है जो माइनर एक्ट है, और APPP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है प्रोसेस उसका, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका बेसिक पार्ट, जो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट डू नॉट टू डू। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होगा। इंटरव्यू इज़ नथिंग बट हाउ यू रिप्लाई, एंड आप कितने सिंसियरली उसको अटेम्प्ट करते हो, आप कितने सिंसियरली उसको अप्लाई करते हो। दिस इज़ नथिंग बट आपको आपका माइंड यूज़ करके जवाब देना है। वो नहीं चाहते कि आपको पूरे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपको 15 क्वेश्चन पूछे 15 आना चाहिए। दैट इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू। बट आपको ये देखना है इंटरव्यू में कि आपको नहीं आता क्वेश्चन, इफ़ दे आस्किंग एनी टाइप ऑफ ऑफेंसेस, आपको कोई ऑफेंस पता है और कोई ऑफेंस ना पता है, तो आप उनको पोलाइट और सॉफ्टली जवाब दें। सर आई हैड स्टडी बट आई कुड नॉट रिमेंबर नाउ, आई विल स्टडी लैटर ऑन एंड डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव। ये आपको एक आश्वासन देना है उनको कि मैंने पढ़ा था बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं डेफिनेटली पढ़ाई करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और देन आई विल अप्लाई माई माइंड। ये आपको पोलाइटनेस के तौर पे देना है, ताकि उन लोगों को भी लगे कि यस यू आर दी राइट। ये हो गया इंटरव्यू का पार्ट। अभी हमको देखना है कि इंटरव्यू में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जैसे कि ए ने कमिट किया ऑफेंस, देन आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगी, कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगी, और देन ये क्वेश्चन आपको सिलेबस के तौर पे पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका सेकेंड फेज। थर्ड फेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग स्टाइल कैसे पहन के जाना है आपको, और शूज़ पहनने हैं या चप्पल पहनना है या ये चीज़ें कोई भी आपको बताएगा नहीं। आप इंटरव्यू जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी APP होंगे या जो भी जजेस लोग होंगे, उनका थोड़ा गाइडेंस लीजिए। कभी भी गाइडेंस लेने में कभी भी हिचकिचाओ मत, या अपनों को कभी भी कम मत समझना, क्योंकि एक छोटी सी बात भी आपका इंटरव्यू रिजेक्ट कर सकती है, या एक अरोगेंटनेस आपका इंटरव्यू रिजेक्ट कर सकता है, या आपका जो रिप्लाई है जो अरोगेंटनेस है, या आपको हाउ टू अप्लाई यूर माइंड, आपको वो आपके पास कितना नॉलेज है ये तो वो मेन में चेकआउट करते हैं, बट आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितना अच्छा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी क्वालिटी कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये वो लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए आपको कभी भी कुछ भी लगे तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा ID, एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू एंड आई विल हेल्प यू कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना। ये हो गया आपका जो भी आपको कैसे रिप्लाई देना है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसे करनी है। ड्रेसिंग स्टाइल आप यूनिफॉर्म भी पहन के जा सकते हो, या आप नॉर्मल ड्रेस भी पहन के जा सकते हो। देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर दी इंटरव्यू कि आपको यही पहनना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पहन के जाना है। बट इट शुड बी नॉट लाइक दैट शॉर्ट्स, एंड इट शुड बी नॉट लाइक दैट कि आप जैसे कॉलेज में जाते हो वैसे उठा के मतलब चले आए। दैट इज़ नॉट द इंटरव्यू क्राइटेरिया। एक नॉर्मल ड्रेस भी पहन के गए तो भी चलता है। तो ये हो गया कि इंटरव्यू का पार्ट ड्रेसिंग साइज। और दूसरी ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप सॉफ्ट स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और आपको क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि वाई यू वांट टू बिकम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या आप जुडिशरी में क्यों नहीं गए, आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही क्यों बनना चाहते हैं, आपने एकेडमिक क्यों ज्वाइन नहीं किया। ये सब चीज़ें आपको वो पूछेंगे, तो उनका जवाब आपके पास एक पॉजिटिव एंगल से होना चाहिए। आपको प्राइवेट प्रैक्टिस पसंद नहीं है क्या, आप प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के क्यों आए हो ज्वाइन होने के लिए, आप प्रैक्टिस करते होंगे। आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, आप कौन से मैटर लेते हो। इफ़ यू थॉट दैट ये क्रिमिनल का सब कुछ है, तो दे विल आस्क ओनली क्रिमिनल, नॉट दे विल आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। वो तो सिविल का भी हो सकता है, क्रिमिनल का भी हो सकता है।
ये उनके माइंड के ऊपर होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर माइंड वॉट एवर दे विल आस्क क्वेश्चंस। ये हो गया आपका पार्ट। इफ़ आपने एलएलएम किया होगा तो आपने प्रैक्टिस कैसे ज्वाइन की, फ्रॉम द बिगिनिंग से ज्वाइन की कि आफ्टर एलएलएम के बाद में ज्वाइन की, ये सब चीज़ें वो आपको पूछेंगे। उनका जवाब आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और आप जो भी हो ट्रूथ बोलना। कभी भी दे नो दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस, और इतने सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं पीएससी के द्वारा कि आप उनको कभी भी झूठ ना बोलिए। जो भी होगा, इफ़ यू नो येस देन सेड येस, if you don't know anything then politely said sir I had read but I could not remember anything now I just get blank। जो भी होगा वो आपको पोलाइटनेस में जवाब देना है। रिज़ल्ट का 45 डेज़ के बाद में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। अभी 11 सितंबर से लेके अभी तो 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बट आई होप दैट दिस मंथ के एंडिंग डेफिनेटली दे विल पब्लिश ओवर रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना ज़्यादा, जो भी होगा वो रिज़ल्ट आने के बाद में। आप अभी से कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी प्रिपरेशन किया होगा वो अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा। तो आप इंटरव्यू के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहते हैं, कौन से सो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो। एंड इंटरव्यू में जो भी है आपको एलएलएम के बारे में पूछा जा सकता है या आपके प्रैक्टिस में बारे में पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलते हो तो आपको विलेज के बारे में भी पूछेंगे या आपके सिटी के भी बारे में पूछेंगे, या जनरल क्वेश्चन दे वांटेड टू डिस्कस यू। आपको, मैं धुले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो व्हाट फेमस इन धुले डिस्ट्रिक्ट या आसपास कौन से स्टेट्स है, कौन सी कम्युनिटीज़ पीपल रहते हैं, आप उनको कैसे, मतलब लाइक कुछ केस लड़ा है आपने या कुछ जीता है या कुछ हारा है या कौन से केस आपने किए, ये सब बातें आपको एपीपी में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट करना, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। यही चीज़ें होती है कि इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है और आपको जो भी करना है वो सिंसियरली और पोलाइट और पॉजिटिव एंगल से करना है। सो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड कुछ सजेशंस हो गए तो आई विल डेफिनेटली फॉलो यूर सजेशन। सो प्लीज़, आई एम ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ लर्नर, एंड मैं आप जो भी बुक्स होंगे या जो भी मटेरियल होगा आई विल डेफिनेटली गाइड यू कौन से बुक्स पढ़ने हैं। बट अभी तो आप अपनी पर्सनालिटी, मतलब लाइक जो भी है वो आप अपने पोलाइट एंगल से, पॉजिटिव एंगल से जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो रीड करने का ट्राई करो, क्योंकि रिजल्ट के बाद में दे विल कंडक्ट इंटरव्यू डेफिनेटली, जल्दी ही करेंगे वो, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू फिल अप वैकेंसीज। और इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकली है, 547, इट्स अ ह्यूज वैकेंसी। सो आई होप you will prepare better and you will definitely going to crack interview. So all the best for your interview guys, and अपना ख्याल रखना. Thank you so much for your guidance.